हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ट्रांजिशन प्रोविज़न फॉर आईटीसी। हियर आईटीसी स्टैंड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो, पहले मैं इस टॉपिक का मतलब आपको समझा देती हूँ कि क्या है। देखो कि क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने बोला है कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठा सकता है। यानी आपने इनपुट पर जो टैक्स दिया था आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो आउटपुट टैक्स में। मान लो आपका आउटपुट टैक्स यानी जो आप आउटपुट के ऊपर टैक्स दे रहे हो, यानी आप जो सामान सप्लाई कर रहे हो, बेच रहे हो, उस पर टैक्स 50 रुपये दे रहे हो और उसके इनपुट को ख़रीदते हुए आपने टैक्स पे किया था 20 का। तो अब आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 30 का टैक्स ही देना पड़ेगा। तो जो आपका नॉर्मल टैक्स पेयर होता है, यानी जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा रहा, वो तो इस इनपुट टैक्स की डिडक्शन ले सकता है। जो ये डिडक्शन ली जाती है इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन आपकी कंपोजिशन स्कीम का जो होल्डर है वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर क्या है, कोई पर्सन शिफ्ट कर रहा है कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम के अंदर, या फिर नॉर्मल स्कीम से लेके से कंपोजिशन स्कीम में, तो उस टाइम उसके गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा होगा उसके रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा। यानी मान लो आप नॉर्मल से कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो, तो आपने उस स्टॉक के रिगार्डिंग जब आपने परचेज किया होगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम कर लिया होगा। लेकिन उसको बेचोगे कब? क्योंकि अभी आपके स्टॉक में पड़ा है जब आप कंपोजिशन स्कीम के होल्डर बन चुके होंगे। बट कंपोजिशन स्कीम का होल्डर तो आईटीसी का बेनिफिट ले नहीं सकता था। तो उन केसेस में क्या होगा, या फिर कोई कंपोजिशन स्कीम को पहले यूज़ कर रहा था, अब वो नॉर्मल में जा रहा है। अब कंपोजिशन स्कीम के अंदर तो उसने जो गोडाउन में सामान पड़ा है उसकी परचेज करते हुए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया होगा। बट जब वो नॉर्मल टैक्स पेयर बनने जा रहा है तो उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था। तो उन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे वही आपका एक्सप्लेन करता है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ट्रांजिशन प्रोविज़न फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। वन बाय वन बात करते हैं। पहले बात करते हैं स्विच फ्रॉम नॉर्मल टैक्स पेयर टू कंपोजिशन स्कीम होल्डर। यानी आप क्या कर रहे हो, पहले एक नॉर्मल टैक्स पेयर हो और अब आप क्या कर रहे हो, कंपोजिशन स्कीम में ट्रांसफ़र कर रहे हो। नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह आपने आईटीसी का बेनिफिट उठाया होगा, कंपोजिशन स्कीम में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यानी पहले आप आईटीसी का बेनिफिट ले रहे हो और अब आपको वो जो बेनिफिट है नहीं मिलने वाला। यानी आपसे वो बेनिफिट वापस लेना है, तो उस टाइम आपके पास जितना स्टॉक पड़ा होगा आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्टॉक के रिगार्डिंग जितना भी आईटीसी आपने क्लेम किया होगा उसमें से जितना आप यूज़ कर चुके हो, यानी आपने यूज़ कर लिया, इसका मतलब उतना टैक्स आपने कम दिया होगा, वो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यानी आईटीसी जितना आपको टोटल उस स्टॉक के रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला होगा उसमें से जितना आप यूज़ कर चुके हो वो अब आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को वापस पे करना पड़ेगा। यानी आपने मान लो 20 रुपये की डिडक्शन ले ली थी, तो अब वो आपको 20 रुपये क्या करने पड़ेंगे, वापस डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे। इसके साथ जो आपका अभी तक अनयूज़ पड़ा है, यानी जिसका आपने यूज़ नहीं किया है, वो लैप्स हो जाएगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा। आप फ्यूचर में उसका यूज़ अब नहीं कर पाओगे। जिसका यूज़ कर चुके हो उसको वापस पे करो, जिसका यूज़ नहीं किया है वो यूं का यूं चला जाएगा, आप उसका फ्यूचर में बेनिफिट नहीं ले सकते। यानी नॉर्मल टैक्स पेयर अगर कंपोजिशन स्कीम में जाता है तो जितना आईटीसी का बेनिफिट वो ले चुका है उसको वो वापस पे करना पड़ेगा, और अगर क्या है उसका अनयूज्ड पड़ा है तो वो लैप्स हो जाएगा, उसका फर्दर वो यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा केस आता है स्विचिंग फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम होल्डर टू नॉर्मल टैक्स पेयर। स्विचिंग फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम होल्डर, शॉर्ट में लिख रही हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ टाइम सेविंग ओनली, आप शॉर्ट में कभी नहीं लिखोगे इसे, कि आप स्विच कर रहे हो कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम के अंदर। अब आप पहले कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठा रहे थे, यानी कंपोजिशन स्कीम में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा आईटीसी का।
अब आप नॉर्मल स्कीम के अंदर जा रहे हो जहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा आईटीसी का। तो ऐसे में क्या करोगे, जो स्टॉक आपका उस टाइम गोडाउन में पड़ा है, चाहे वो स्टॉक रॉ मटेरियल का है, चाहे सेमी फिनिश्ड गुड्स का है, चाहे फिनिश गुड्स का है, कोई भी स्टॉक पड़ा है उसके रिगार्डिंग आपने क्या किया होगा, आईटीसी का बेनिफिट तो नहीं लिया होगा क्योंकि आप क्या कर रहे थे, कंपोजिशन स्कीम के होल्डर थे, बट अब आप ले सकते हो। तो ऐसे में आपको क्या मिलेगा, आपको जितना भी स्टॉक आपके पास गोडाउन में उस टाइम पड़ा है आप उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाओगे। यानी जब आप इससे इसमें ट्रांसफ़र करोगे तो आपके पास आपको परमिशन मिल जाएगी कि आप क्या कर सकते हो, जितना सामान आपके पास पड़ा है अब उसके रिगार्डिंग जितना भी आपने खरीदते हुए इनपुट टैक्स दिया होगा, क्योंकि हमने बोला था कंपोजिशन स्कीम होल्डर भी इनपुट का टैक्स तो देता है, तो जितना आपने इनपुट पर टैक्स दिया होगा उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। पर कुछ कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर आप क्या कर रहे हो, कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो और अब आप आईटीसी का बेनिफिट लेने वाले हो, तो कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप इनपुट के टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो। क्या? पहली, लीगल एविडेंस, यानी आपके पास इस बात का प्रूफ होना चाहिए कि आपने इनपुट के ऊपर टैक्स दिया था और वो टैक्स कितना था। आपके पास लीगल एविडेंस होगा तभी आप क्या कर सकते हो, आईटीसी ले सकते हो। दूसरा, इनवॉइसेस इशूड विद इन टाइम, कितना टाइम, 12 मंथ, यानी आपका जो बिल क्या है पिछले 12 महीने के अंदर अंदर बने होंगे, यानी जो स्टॉक आपने पिछले 12 महीने में खरीदा होगा सिर्फ आप उन्हीं के रिगार्डिंग आईटीसी को अब क्लेम कर सकते हो। तीसरा, एलिजिबल हो आप आईटीसी के लिए। आप एलिजिबल हो कहने का मतलब है, देखो आप तो एलिजिबल हो गए हो, यानी जो गुड्स जो आपका स्टॉक है वो एलिजिबल होना चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। यानी कई बार कुछ गुड्स भी ऐसी होती हैं जो इनएलिजिबल होती हैं कि उनके रिगार्डिंग कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा, तो वो जो पर्टिकुलर गुड्स हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होनी चाहिए। फोर्थ है, इंटेंशन इज मेकिंग सप्लाई, यानी आप उन्हीं गुड्स के रिगार्डिंग आईटीसी ले सकते हो जिनको आप फर्दर ऑन सप्लाई करने वाले हो, यानी बेचने वाले हो कह सकते हो आप समझने के लिए, कि आप इनको फर्दर ऑन सप्लाई करने वाले हो। क्योंकि देखो पर्सनल यूज़ के लिए तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता ही नहीं है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी ले सकते हो जब आप बिजनेस के पर्पज़ से कुछ खरीद रहे हो, तो आपका पर्पज़ जो है आगे उन चीज़ों को सप्लाई करना होना चाहिए, तो ही आप आईटीसी ले पाओगे। एंड लास्टली, couldn't claim CE and VAT credit under कंपोजिशन स्कीम। देखो जब आप क्या किए होगे, अगर आप पुराने जीएसटी लॉ से कंपोजिशन स्कीम में आए होगे तो पुराने लॉ में आपको वैट का क्रेडिट मिला होगा, तो उस वैट के क्रेडिट को कंपोजिशन स्कीम होल्डर यूज़ कर सकता था। तो अगर क्या है आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग सेनवेट क्रेडिट को यूटिलाइज पहले से कर लिया है, यानी पहले से उसका क्रेडिट ले लिया है, तो आप आईटीसी का क्रेडिट नहीं ले सकते। आप आईटीसी का क्रेडिट तभी ले पाओगे अगर आपने वो सेनवेट क्रेडिट क्लेम नहीं किया होगा कंपोजिशन स्कीम में। यानी अब आईटीसी का बेनिफिट, जब आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल टैक्स पेयर बन रहे हो तो आपके पास एविडेंस होगा, 12 महीने के अंदर अंदर उसका इनवॉइस होगा, वो गुड्स आईटीसी के लिए एलिजिबल होंगी, आपकी इंटेंशन उन्हें फर्दर सप्लाई करने की होगी और आपने सेनवेट क्रेडिट उनके लिए अवेल नहीं किया होगा, तो ही आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले पाओगे। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, पैनल प्रोविजंस, कि अगर क्या है आप जानबूझकर आप इनएलिजिबल हो फिर भी कंपोजिशन स्कीम में आते हो, या फिर आप इनएलिजिबल होने के बाद भी कंपोजिशन स्कीम में बने रहते हो, यानी कोई रोंगली अगर बेनिफिट उठा रहा है कंपोजिशन स्कीम का, तो उसके ऊपर जो प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, यानी जो उसके ऊपर पेनल्टी पनिशमेंट लगती है, वो आपके पैनल प्रोविज़न हैं जो आपके स्पेसिफाई हैं सेक्शन 10 के सब सेक्शन 5 में। देखो क्या कहा जाता है कि जब भी आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हो तो आपको ज़रूरत है कि आप क्या करो, बहुत ही केयर रखो, बहुत ही ध्यान से बेनिफिट उठाओ। क्योंकि अगर क्या है आप कंपोजिशन स्कीम को के
के रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट जाकर उसका बेनिफिट उठाते हो तो जो पैनल प्रोविज़न है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, यानी आपके ऊपर जो है टैक्स और पेनल्टी दोनों ही लग सकते हैं कि आपने रोंगली अगर कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठाया है तो जितना आपको टैक्स का बेनिफिट मिला होगा वो टैक्स भी आपको दोबारा पे करना पड़ेगा और साथ में आपके ऊपर पेनल्टी भी अलग से लगाई जाएगी कि आपने रोंगली बेनिफिट उठाया है। जो पेनल्टी है वो डिसाइड होती है एज पर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74, यानी सेक्शन 73 और 74 के अकॉर्डिंग आप पर पेनल्टी लगेगी और जो ये सेक्शन 73 और 4 के प्रोविज़न हैं वो अप्लाई होंगे मुटेटिस एंड मुटेंडिस तरीके से, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग इनमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, जो उसके अंदर लिखा हुआ है कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड होगा, बट ये क्या है, इनके अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट पेनल्टी लिखी हुई है। वो स्ट्रिक्ट पेनल्टी आप पर लग सकती है, आपको टैक्स भी देना पड़ेगा जितना बनता और साथ में पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। यानी कंपोजिशन स्कीम को यूज़ करना इतना आसान नहीं है, आपको केयर रखनी है। और कंपोजिशन स्कीम होल्डर के ऊपर जो पैनल प्रोविज़न लगते हैं वो सेक्शन 73 और 4 के अंदर लगाए जाते हैं। यही था बस पैनल प्रोविज़न हमारा। आई होप आपको आज वाले दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। चैप्टर कंप्लीट होता है इसके साथ हमारा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।